हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिट नंबर 8 कंप्लीट किया था और हमारा टॉपिक था सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस में फंड्स की आवश्यकता हमेशा होता है। इनिशियल स्टेज पे जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, जो पूंजी इन्वेस्ट की जाती है, वो बिजनेस के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। ओके, डे टू डे रिक्वायरमेंट जो है उसको भी पूरा करना है और जो बिज़नेस का टारगेट है उसे भी अचीव करना है। तो इन सब के लिए बिज़नेस के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होना बहुत ज़रूरी है। अगर पैसा नहीं होगा, फंड्स अवेलेबल बिज़नेस में नहीं होगा, तो बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो या डेवलप नहीं कर पाएगा। बिज़नेस सरवाइव कर रहा है तो अगर उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है तो वो कुछ समय के लिए ही सरवाइव कर पाएगा। लेकिन अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं या बिज़नेस को ज़्यादा इन्हांस करने की बात करते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब बिज़नेस के पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल होगा और वो अपने शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएगा। बिज़नेस में जो रिक्वायरमेंट्स है वो शॉर्ट टर्म होता है और लॉन्ग टर्म होता है। ये इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बिज़नेस के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था सोर्सेस के बारे में। तो सोर्सेस को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था हमारा ऑनर्स फंड, दूसरा था हमारा बोरोड फंड। तो ऑनर्स फंड के अंदर हम लोगों ने कुछ टॉपिक डिस्कस किया था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में हम लोगों ने बात किया था इक्विटी शेयर्स के बारे में। ओके, पॉइंट नंबर 2 में हम लोगों ने बात किया प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। देन आफ्टर रिटेन अर्निंग, ओके, जीडीआर और एडीआर। देन आफ्टर हम लोगों ने बात किया था बोरोड फंड के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा ट्रेड क्रेडिट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिवेंचर्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जो डिवेंचर बोरोड फंड के अंदर आते हैं। तो इक्विटी शेयर्स क्या है? अगर कंपनी को कभी पैसे की आवश्यकता होगी तो वो क्या करेगा? शेयर इशू करेगा, और जो शेयर परचेस करेगा वो कंपनी में क्या लगाएगा? पैसा लगाएगा, और वो कंपनी का क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर बन जाएगा। और जब वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा तो वो ऑनर कहलाएगा। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ऑनर ऑफ द कंपनी होते हैं। वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और उनके पास वोटिंग पावर होता है। वो वोट कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कंपनी से रिलेटेड। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, जिन्हें हम प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर बोलते हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है। ओके, देन रिटेन अर्निंग हम लोगों ने देखा था। तो रिटेन अर्निंग क्या था? बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न करता है, तो जब वो प्रॉफिट अर्न करता है तो सरप्लस अमाउंट को वो क्या कर देता है? रिजर्व कर देता है। तो जब वो रिजर्व कर देता है तो फ्यूचर में कभी अगर फंड्स की आवश्यकता होगी तो कंपनी क्या करेगा? बोरो नहीं करेगा, अपने ही सरप्लस या रिजर्व अमाउंट को अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में लगा देगा। ओके, तो इस तरीके से बिजनेस पे कोई भी बर्डन नहीं होगा। तो सरप्लस अमाउंट को ही हम लोग वो क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग बोलते हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 9 और हमारा टॉपिक है स्मॉल बिजनेस। ओके, सो लेट्स सी कि स्मॉल बिजनेस का डेफिनेशन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे डिफाइन किया है, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर डिफाइन किया है। तो लेट्स सी द डेफिनेशन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिफाइन किया है, जो डेफिनेशन दिया है, वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है इन्वेस्टमेंट पर। ओके, एक बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करेगा या करता है, उसी के बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं स्मॉल बिजनेस को। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो एक क्राइटेरिया बन जाता है, एक बाउंड्री बन जाता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा? वो बिजनेस में करेगा। तो बिजनेस में वो क्या करेगा? प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस में लगाएगा। ओके, देन कैपिटल करेगा। तो यही जो इन्वेस्टमेंट है वो ही क्या डिफाइन करेगा?
स्मॉल बिजनेस को एनी इंटरप्राइज विच एम्प्लॉयज नॉट मोर देन 50%। आप 50 से ज़्यादा अपने ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में एम्प्लॉय नहीं रखोगे। कब? जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे होगे या पावर यूज़ कर रहे होगे। ओके, वो बिजनेस जो पावर को यूज़ कर रहा है वो नॉट मोर देन 50% को एम्प्लॉय नहीं कर सकता, यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो 50 लोगों से ज़्यादा नहीं रखेगा जब वो पावर को यूज़ करेगा। किस कैटेगरी में? हम लोग बात कर रहे हैं स्मॉल बिजनेस के बारे में। ओके, देन 100 व्हेन नॉट यूजिंग पावर, और जब वो पावर को यूज़ नहीं कर रहा है तो कितने एम्प्लॉय को वो हायर कर सकता है? तो 100 को कर सकता है। एंड विथ कैपिटल एसेट्स नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज़। ओके, कैपिटल का जो लिमिटेशन है वो कितना दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? तो 5 लाख दिया है। ओके, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देन इंटरप्राइजेज विच एम्प्लॉयज नॉट मोर देन 50% व्हेन यूजिंग पावर एंड 100 व्हेन नॉट यूजिंग पावर। 50 जब आप पावर को यूज़ कर रहे हो और 100 जब आप पावर को यूज़ नहीं कर रहे हो। और कैपिटल किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 5 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। देन द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट, जिसे हम MSMED बोलते हैं, एक्ट है ये। कब बना था? 2006 में बना। ओके, एक एक्ट आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया MSMED, जिसे हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट बोलते हैं। एड्रेसेस दीज रिलेटिंग द डेफिनेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। Medium scale enterprises and services related enterprises also come under the purview of this act. The MSMED Act 2006 came into force in October 2006. Okay, ये कब आया? I think 2 अक्टूबर 2006 को ये एक्ट आया। Accordingly, enterprises are classified into major category. 2 मेजर कैटेगरी में इसे डिफाइन किया गया। और 2 मेजर कैटेगरी क्या है? तो पहला हमारा है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा हमारा है सर्विसिंग। ओके, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। ओके, जिस कैटेगरी के बारे में बात करेंगे वो क्या है? हमारा मैन्युफैक्चरिंग। सो लेट्स सी कि मैन्युफैक्चरिंग क्या डिफाइन करता है। इन द केस ऑफ इंटरप्राइजेस इंगेज इन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन, किस में इंगेज है? किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में या प्रोडक्शन करने में ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है या गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। pertaining to any industries specialized in the first schedule। ओके, कहाँ पर ये है? फर्स्ट शेड्यूल टू द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। एक एक्ट है जो 1951 में आया, और वो कौन सा एक्ट है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ये याद रखना है और ये ईयर भी याद रखना है। कभी क्वेश्चन आएगा कि इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट का ईयर क्या है, तो आप इजीली बता पाओगे कि 1951 है। ओके, नेक्स्ट आर द 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरप्राइजेस। अगर हम इंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो इंटरप्राइजेस को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। 1 बाय 1 हम बात करते हैं। क्या है? नंबर 1 इज माइक्रो इंटरप्राइजेस। ओके, माइक्रो इंटरप्राइजेस क्या है? ये भी इन्वेस्टमेंट पर ही बेस्ड होगा। कितना इन्वेस्ट करेंगे या कितना लिमिटेड होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, जो बताएगा कि ये माइक्रो इंटरप्राइजेस है। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 25 लाख, यानी 25 लाख से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। अंडर 25 होना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए? अगर हम लोग बाउंड्री लाइन की बात करते हैं तो 25 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। वो किसके अंदर आएगा? ये आएगा माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंदर। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्मॉल इंटरप्राइजेस। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज मोर देन 25 लाख। ओके, कितने से ज़्यादा का होना चाहिए?
तो 25 लाख से ज़्यादा का होना चाहिए, ओके। लेकिन किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, 5 करोड़ से ऊपर का ये नहीं होना चाहिए। देन पॉइंट नंबर सी, मीडियम इंटरप्राइजेस, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज मोर देन 5 करोड़, 5 करोड़ से ज़्यादा, बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, ओके। ये किस में आएगा, ये आएगा मीडियम इंटरप्राइजेज में। तो माइक्रो में हम लोगों ने कितना देखा, तो माइक्रो इंटरप्राइजेज में हम लोगों ने देखा कि इन्वेस्टमेंट होगा प्लांट एंड मशीनरी में, ओके। लेकिन किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, 25 लाख से ज़्यादा, 25 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट माइक्रो में काउंट नहीं होगा। देन हम लोगों ने बात किया स्मॉल इंटरप्राइज, तो स्मॉल इंटरप्राइजेज में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 25 लाख से ज़्यादा का होगा, बट वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 5 करोड़ से ज़्यादा। देन मीडियम इंटरप्राइजेज जो हमारा है वो मोर देन 5 करोड़ होगा, बट नॉट एक्सीड, बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज़, ये आएगा हमारा मीडियम इंटरप्राइज के अंदर। नेक्स्ट वी हैव इज सर्विसेज, ओके। इन द केस ऑफ इंटरप्राइजेज, वैसे इंटरप्राइजेज जो इंगेज्ड हैं प्रोवाइड करने में किस चीज़ को, सर्विस को, ओके। इंटरप्राइजेज इंगेज इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग, या तो प्रोवाइड कर रहे हैं वो या फिर वो रेंडर कर रहे हैं किस चीज़ को, सर्विसेज को। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरप्राइजेज, यहाँ भी जो इंटरप्राइजेज हैं ये 3 कैटेगरी में या 3 टाइप में डिवाइड होंगे। इससे पहले हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ा, तो मैन्युफैक्चरिंग को भी हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ओके, जिसमें हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर डिफाइन किया था। माइक्रो में हम लोगों ने देखा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 25 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए था। मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम लोग पॉइंट नंबर 1 माइक्रो इंटरप्राइज की बात करते हैं, तो माइक्रो इंटरप्राइज में नॉट मोर देन 25 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हम लोगों ने बात किया स्मॉल इंटरप्राइज का, तो स्मॉल इंटरप्राइजेज में मोर देन 25 था, ओके, मोर देन 25 लाख, और नॉट मोर देन, किससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, 5 करोड़ से ज़्यादा का, ओके। देन हम लोगों ने बात किया मीडियम इंटरप्राइज का, तो मीडियम इंटरप्राइजेज में मोर देन 5 करोड़ होगा, बट नॉट एक्सीड 10 करोड़, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग का था। इसी प्रकार अगर हम सर्विस को भी टाइप में डिवाइड करते हैं, या 3 टाइप्स अगर हम लोग उसके अंदर पढ़ते हैं, तो माइक्रो में भी कुछ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है। अगर एक व्यक्ति है, उसने स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया है और वो स्मॉल बिजनेस में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो किस टाइप में वो आएगा और किस टाइप के अंदर उसे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है या कितना करना पड़ेगा, ये डिफाइन किया गया है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट करना है किस चीज़ में, इक्विपमेंट में। अगर सर्विस प्रोवाइड करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए। इक्विपमेंट होगा तभी तो हम सारी सुविधाएं या फैसिलिटीज़ को दे पाएंगे। अगर हम किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए होगा, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए होगा। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्लांट एंड मशीनरी चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, देन उसमें मैन पावर इंगेज होगा, तब जाकर के प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो प्लांट एंड मशीनरी का भी जो कॉस्ट होगा या जो उसका इन्वेस्टमेंट होगा, उसको भी हम लोगों ने डिफाइन किया था मैन्युफैक्चरिंग में। इसी प्रकार अगर हम सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस में भी इक्विपमेंट चाहिए होगा। अगर इक्विपमेंट नहीं होगा तो क्या हम अपना जो पर्पस है, क्या उस पर्पस को पूरा कर पाएंगे, या जो बिजनेस का जो पर्पस है सर्विस प्रोवाइड करने का, क्या वो उस पर्पस को पूरा कर पाएगा, नहीं। तो यहाँ पर जो इक्विपमेंट है डज नॉट एक्सीड 10 लाख रुपीज़, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 10 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए अंडर माइक्रो इंटरप्राइज। तो माइक्रो इंटरप्राइज में जो इन्वेस्टमेंट होगा इक्विपमेंट में डज नॉट एक्सीड 10 लाख रुपीज़, ओके। 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इसमें काउंट नहीं होगा। तो मिनिमम कितना करना होगा या हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं इसमें, तो 10 लाख तक ही कर सकते हैं अगर हम
माइक्रो इंटरप्राइज के कैटेगरी में आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है स्मॉल इंटरप्राइज। तो स्मॉल इंटरप्राइज क्या डिफाइन करता है? स्मॉल इंटरप्राइज डिफाइन करता है इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट। यहाँ भी इन्वेस्टमेंट होगा, किस चीज़ में होगा? तो इक्विपमेंट में होगा। इज़ मोर देन ₹10 लाख। किससे ज़्यादा होना चाहिए? तो 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा। ओके, अगर 10 लाख तक है तो वो किसके अंदर आएगा? माइक्रो में आएगा। तो मोर देन 10 लाख है तभी वो स्मॉल इंटरप्राइज में आ रहा है। बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज़। 2 करोड़ 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर वो 2 करोड़ से ज़्यादा का होगा तो फिर वो मीडियम में काउंट होगा। तो मैक्सिमम कितना जाएगा यहाँ पर? 2 करोड़ जाएगा। मोर देन कितना होना चाहिए? तो 10 लाख होना चाहिए। अगर वो 10 लाख से कम है तो फिर वो माइक्रो की कैटेगरी में आएगा, इस टाइप में आएगा। लेकिन इससे बाहर का आना है तो फिर वो स्मॉल इंटरप्राइजेज में तभी काउंट होगा जब उसका इन्वेस्टमेंट मोर देन 10 लाख होगा। अगर 10 लाख तक भी होगा तो वो इसी के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना दिया हुआ है? बाउंड्री हम बात करते हैं तो बाउंड्री 10 लाख का है, तो 10 लाख है तो इसके अंदर होगा। वो 10 लाख से ज़्यादा होगा तो फिर वो स्मॉल इंटरप्राइजेज में काउंट होगा। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर सी, मीडियम इंटरप्राइज। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी मोर देन 2 करोड़। किससे ज़्यादा का होना चाहिए? ₹2 करोड़। 2 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा तो हम मीडियम इंटरप्राइज में काउंट करेंगे। अगर 2 करोड़ तक होता है तो फिर वो किसके अंदर आएगा? फिर वो स्मॉल इंटरप्राइज के अंदर आएगा। तो 2 करोड़ से ज़्यादा होगा तभी वो कहाँ काउंट होगा? मीडियम इंटरप्राइज में काउंट होगा। बट डज नॉट एक्सीड, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 5 करोड़ से ज़्यादा, नॉट मोर देन 5 करोड़। बट डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। 5 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इसमें काउंट नहीं होगा। तो ये टाइप है जो हम लोगों ने कहाँ डिस्कस किया? सर्विस में डिस्कस किया। फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। सर्विस जो है वो क्या करता है? प्रोवाइड किया जाता है सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, या वो रेंडर करता है। इसमें भी 3 टाइप्स आएगा, माइक्रो इंटरप्राइज, स्मॉल इंटरप्राइज और मीडियम इंटरप्राइज। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कैटेगरी ऑफ स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस के कुछ कैटेगरी हैं जो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। ये पॉइंट नंबर 1 हमारा है। A small scale industries undertaking is one in which the investment is fixed assets of plant and machinery does not exceed ₹10 करोड़। अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो यहाँ भी हमको क्या दिखाना पड़ेगा, या किससे हम इसको डिफाइन कर पाएंगे कि ये हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आएगा? तो ये काउंट होगा इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर। इन्वेस्टमेंट कितने का करना होगा? तो ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए? 1 करोड़ का होना चाहिए, या कम से कम बोल रहे हैं कि डज नॉट एक्सीड, 1 करोड़ से ज़्यादा से नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम जो कितने का इसमें होगा? तो 1 करोड़ का ही होगा। तो किस चीज़ में हम लोग करेंगे? फिक्स एसेट्स में। अब फिक्स एसेट्स क्या आएगा? हमारा प्लांट एंड मशीनरी है। ओके, वो क्या है? फिक्स एसेट्स है। वो कंपनी में लंबे समय तक के लिए रहता है और वो कंपनी का फिक्स एसेट्स में काउंट होता है। ओके, कंपनी उसको लंबे समय तक यूज़ करता है प्रोडक्शन करने में। अगर हम लोगों ने मशीनरी परचेज़ किया है तो मशीनरी ऐसा तो नहीं कि आज परचेज़ किया और कल उसका उपयोग ख़त्म हो जाएगा। अगर मशीनरी को परचेज़ किया गया है तो लंबे समय के लिए परचेज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आने वाले 2 से 3 महीना ही प्रोडक्शन करना है, फिर उसका प्रोडक्शन बंद करना है। तो इतना खर्चा करने के बाद या इतना हम लोगों ने कॉस्ट लगाया है, उस कॉस्ट को हम लोग लंबे समय तक क्या करेंगे? कवर करने का प्रयास करेंगे, उससे हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। तो एक बार अगर इन्वेस्टमेंट हो गया है तो वो उस समय तक के लिए रहेगा जब तक हम उससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका कर पाए। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा तभी हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे
ओके, सरप्लस कमा पाएंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़, however to cater to the needs of small industries whose thrust is on sport promotion and modernization. Okay, investment in plant and machinery is ₹5 करोड़। ओके, ये अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रेडिशनल में आ जाएगा 1 करोड़। अगर हम लोग मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, आज के समय की बात करते हैं, तो आज के समय पर ये जो है वो 5 करोड़ तक हो गया है। नेक्स्ट वी हैव इज टाइनी इंडस्ट्रियल यूनिट। अ टाइनी यूनिट इज डिफाइंड एज एन इंडस्ट्रियल और बिजनेस इंटरप्राइजेज हुज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट मोर देन 25 लाख। किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 25 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। किसके अंदर बात कर रहे हैं हम लोग? टाइनी इंडस्ट्रियल यूनिट की बात कर रहे हैं। इसके अंदर नॉट मोर देन 25 लाख का इन्वेस्टमेंट कहाँ? प्लांट एंड मशीनरी में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 हमारा है विलेज इंडस्ट्रीज। ओके, विलेज इंडस्ट्रीज क्या डिफाइन करता है? Village industry has been defined as any industry located in rural area। वैसी इंडस्ट्री जो कहाँ लोकेटेड है? तो रूरल एरिया में लोकेटेड होना चाहिए, तभी तो हम विलेज इंडस्ट्री बोलेंगे। नाम से ही पता चल रहा है गांव में लोकेटेड होना चाहिए। इसको जो हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे कहाँ होगा? वो गांव में होगा, विलेज में होगा। विलेज एरिया में इसका लोकेशन होना चाहिए, रूरल एरिया में। ओके, विच प्रोड्यूस एनी गुड्स, जो क्या प्रोड्यूस करेगा? कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करेगा। ओके, विच प्रोड्यूस एनी गुड्स रेंडर्स एनी सर्विसेज, या तो वो किसी गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, किसी प्रोडक्ट को वो बनाएगा, या वो कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा। ओके, विथ और विदाउट यूज द पावर, या तो वो पावर को यूज करके या विदाउट पावर, and in which the fixed capital investment per head or artisan or worker is specified by the central government from time to time। वो किसके द्वारा डिफाइन किया जाएगा या किसने डिफाइन करना है इस चीज़ को? तो वो करेगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो हम लोगों ने पहले बात किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, जिसमें हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट देखा कि प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगा, बट वो किससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए? 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ओके, देन हमने बात किया टाइनी इंडस्ट्रियल यूनिट का, जिसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो प्लांट एंड मशीनरी में होगा, बट वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 25 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। देन हम लोगों ने पॉइंट नंबर 3 बात किया। पॉइंट नंबर 3 जो हमारा है वो है विलेज इंडस्ट्रीज। तो विलेज इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड होना चाहिए? तो विलेज इंडस्ट्री विलेज एरिया में लोकेटेड होना चाहिए, रूरल एरिया में लोकेटेड होना चाहिए। और उसमें इन्वेस्टमेंट कितने का होगा? तो उसमें इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम डिफाइन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हमारा है कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज। ओके, कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज। लेट्स सी कि कॉटेज और रूरल इंडस्ट्रीज क्या डिफाइन करता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर कैटेगराइज्ड बाय सर्टेन फीचर्स लाइक द फॉलोइंग। कुछ फीचर्स हैं जो डिफाइन करेंगे किस चीज़ को? कॉटेज या रूरल इंडस्ट्रीज को। ओके, कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं की बेसिस पर, उन फीचर्स की बेसिस पर हम डिफाइन कर पाएंगे कॉटेज इंडस्ट्री को। पॉइंट नंबर 1, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिविजुअल्स विथ प्राइवेट रिसोर्सेस। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज होगा? ये इंडिविजुअल्स के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड होगा। और वो जो रिसोर्सेज यूज़ करेंगे वो प्राइवेट होना है, यानी जो एक इंडिविजुअल है उसके पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो उन रिसोर्सेज को यूज़ करके उस माध्यम से वो क्या करेगा? अपने बिजनेस को रन करेगा, इस इंडस्ट्री को रन करेगा। तो अपने प्राइवेट रिसोर्सेज के साथ और इंडिविजुअल के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ये इसका पहला फीचर है। पॉइंट नंबर 2,
नॉर्मली यूज़ फैमिली लेबर्स, और इसमें जितने लोग इंगेज होते हैं वो कौन होंगे? फैमिली लेबर्स होंगे, यानी परिवार में जितने लोग हैं, फैमिली में जितने लोग हैं, वो सारे मिल करके अपना स्किल, अपनी नॉलेज को इसमें लगाएंगे। उनके पास जो एबिलिटी है वो उस एबिलिटी के आधार पर अपने बिजनेस को क्या करेंगे? ग्रो करने का प्रयास करेंगे। ओके, एंड लोकली अवेलेबल टैलेंट, और कौन लोग होंगे? जो लोकल पीपल वहाँ पर अवेलेबल होंगे, उनके पास जो टैलेंट है वो उस टैलेंट को उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ किया जाएगा या उस बिज़नेस में यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले वहाँ पर कौन लोगों के द्वारा कंट्रीब्यूशन होगा? तो फैमिली के द्वारा होगा। जो फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स में हम क्या करेंगे? उनको इंगेज करेंगे, उनके पास जो टैलेंट है, स्किल है, उनको पहले लगाएंगे। फिर जो लोकली अवेलेबल, यानी जो लोकल एरिया है, ओके, या मान लेते हैं कि ये एरिया में हम लोगों ने कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्री ओपन किया, तो इस एरिया में जितने लोग रह रहे हैं उनके टैलेंट को हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम किसको इंगेज करेंगे? तो फैमिली को इंगेज करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव द इक्विपमेंट यूज्ड इज सिंपल, और जो इसमें इक्विपमेंट यूज होगा वो क्या होना चाहिए? वो सिंपल होगा, बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे। ओके, मॉडर्नाइजेशन में आज के मॉडर्न टाइम में जो टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, वो बहुत ज़्यादा इसमें इंगेज नहीं होता है। इसमें वही क्या होगा इंगेज? जो सिंपल मशीन है, सिंपल इक्विपमेंट है, उसको यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट नॉर्मली इन देयर ओन प्रीमिसेस। सिंपल प्रोडक्ट बनेगा, उनके ही क्षेत्र में बनेगा, उनके ही लोकेलिटी में बनेगा, उनके ही कैंपस में बनेगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यूजिंग द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज़ में डिस्कस किया। इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।